हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आप सभी लोग ठीक हैं? तैयारी बढ़िया से चल रही है। तो आज हम कक्षा 11 के बच्चों के लिए लेके आए वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। इस वृत्तीय गति के अंतर्गत हम लोग ये जान सकेंगे कि वृत्तीय गति में जब वृत्तीय गति कोई वस्तु करेगी तो इसमें कोणीय विस्थापन होगा, कोणीय वेग होगा। फिर हम लोग कोणीय वेग रेखीय वेग में संबंध जान सकेंगे। फिर इसमें जो कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा उसे जान सकेंगे। फिर अभिकेंद्र बल है बच्चों। फिर उसके बाद आपका अपकेंद्र बल है, अभिकेंद्र त्वरण है। फिर हम ये भी जान सकेंगे कि जहाँ पे हम मोड़ पे साइकिल चलाते हैं तो क्यों अपने आप को मोड़ के केंद्र की ओर झुका लेते हैं। या फिर हम यह भी जान पाएंगे कि जहाँ पे भारी वाहन हैं, जब ये गति करते हैं तो मोड़ पर सड़कें जो है एक और ढालू कर दी जाती हैं। या फिर रेल की पटरियां जो है जब बिछाया जाता है तो मोड़ पर रेल की पटरी जो है अंदर वाली पटरी बाहर वाली पटरी से कुछ नीचे बिछाते हैं। फिर इसी प्रकार से जो है जब हम किसी बाल्टी में पानी भर करके हम यदि उसे ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति कराते हैं तो पानी नहीं गिरता है। ऐसे तमाम दैनिक जीवन में उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे और एक से एक बहुत बेहतरीन प्रश्न हम लोग इसमें लगाएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो विभिन्न प्रकार के आपके जेई नीट इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आएंगे और आपके इस यूपी बोर्ड में भी आएंगे। तो सबसे पहले इसका बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या सर्कुलर मोशन का। तो हम सीधे सर्कुलर मोशन पे चलते हैं और आप लोगों को सर्कुलर मोशन का यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हुए फिर हम आगे की ओर एक एक सूत्र को प्रूव करेंगे और फिर उन पे हम लोग सवाल को लगाएंगे। तो आप लोग एकदम रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। विद्यार्थी क्लासेस बाय इंजीनियर बीके सर के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरू करते हैं वृत्तीय गति। तो फिर वृत्तीय गति का मतलब सीधा सीधा बच्चे अंदाजा लगाते हैं। वृत्तीय माने गोल गोल चक्कर मारना है। हाँ तो बच्चों सही अंदाजा लगा रहे हो, गोल गोल चक्कर ही मारना है। अब गोल गोल चक्कर मारना है तो ऐसे मान लीजिए आपने गोल चक्कर मारा, ठीक। तो गोल चक्कर जब मारेंगे तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा। पहली बात तो ये कि यह कौन सा मोशन व्यक्त करेगा, 2D मोशन व्यक्त करेगा बच्चों, 2D मोशन को व्यक्त करेगा। क्यों? क्योंकि देखो इस पर x अक्ष पे भी गति हो रही है और y अक्ष पर भी गति हो रही है, x अक्ष पे भी गति हो रही है और y अक्ष पे भी गति हो रही है। तो इसलिए यह 2D मोशन के अंतर्गत आएगा। तो अब इसमें जब यह कोई वस्तु है, मान लीजिए किसी बिंदु को हमने केंद्र मान लिया, यह एक बिंदु है जिसको केंद्र मान लिया, और कोई वस्तु यहाँ है बच्चों, यहाँ पर कोई वस्तु है। अब ये यहाँ से चक्कर मार रही है, तो ऐसे चक्कर मार रही है तो निश्चित रूप से ये गति वृत्तीय गति तो हो गई। लेकिन इस वृत्तीय गति में यहाँ से यदि हम देखेंगे, यानी बाहर से कोई व्यक्ति देखे यदि इसे, तो यहाँ पर यह चलता हुआ दिखेगा इधर, यानी कि इसको रेखीय विस्थापन नजर आएगा। लेकिन यदि यहाँ से देखा जाएगा ना बच्चों, यहाँ से, तो इसको एक कोण घूमता हुआ नजर आएगा। जैसे मान लो ये वस्तु यहाँ थी, यहाँ से इस बिंदु पे पहुंच गई, तो यहाँ पे पहुंची तो इसको एक कोण घूमता हुआ दिखाई देगा। कोण है, ये कोण घूमता हुआ दिखेगा। सीधा सा मतलब है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है अब सर्कुलर मोशन में दौड़ रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन में दौड़ रहा है। ये कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ऐसे, अब ये दौड़ रहा है व्यक्ति, सर्कुलर मोशन में दौड़ रहा है। अब इसके गटैया में पगहा बांध दो। लो ऐसे पगहा जानते हो, पगहा माने रस्सी, एक रस्सी बांध दो। अब रस्सी बांध और एक किल्ला ठोक दो, किल्ला माने किल्ला गाड़ दो और यही रस्सी बांध दो, ठीक। अब क्या होगा, अब जैसे जैसे ये घूमेगा बच्चों, वैसे वैसे रसरिया भी घूमेगी। घूमेगी कि नहीं घूमेगी? घूमेगी। जैसे जैसे घूमेगा ये रस्सी भी घूमेगी। तो वो रस्सी बच्चों एक प्रकार से उसकी त्रिज्या का काम कर रहा है, मतलब उसे हम त्रिज्य सदिश बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्य सदिश। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो यह डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है त्रिज्य सदिश। क्या बोलते हैं बच्चों? त्रिज्य सदिश। यानी कि इसको हम बोल देते हैं रेडियल वेक्टर, ठीक है, रेडियल वेक्टर बोल दिए। और इसका डायरेक्शन जो होता है वह जो कण बंधा होगा उसकी ओर होता है, मतलब केंद्र से उस कण की ओर
इस त्रिज्य सदिश की दिशा होगी, जिसे हम लोग बार बार त्रिज्या समझ करके आर से प्रदर्शित करेंगे। पूरे चैप्टर में आप लोग बच्चों इसे त्रिज्य सदिश समझेंगे, ठीक है। तो ये त्रिज्य सदिश देखो बच्चों, ऐसे ऐसे धीरे धीरे यहाँ पर ये घूमेगी। तो अब घूमेगी तो कोण कैसे घूम रही है? अब ये त्रिज्य सदिश हो गया बच्चों रेडियल वेक्टर, आप समझ गए। इसका डायरेक्शन जो है आउटवर्ड हो गया यहाँ पे केंद्र से उस कण की ओर। अब देखो घूमेगा यदि, तो बच्चों यदि ये पूरा एक चक्कर मार दिया, तो एक चक्कर पूरा मारेगा तो कई अंश घूमेगा? 360 अंश घूमेगा, ठीक है। एक एक स्टेप ध्यान से समझो। 360 अंश घूमेगा बच्चों। तो हमको तो अंश मैंने मान लिया रेडियन में नापना हो तो 2 पाई रेडियन। अब जो ये कोण घूम रहा है, इसी कोण को बच्चों आप कह सकते हैं कोणीय विस्थापन। क्या कह सकते हैं? थीटा को ही क्या कह सकते हैं? कोणीय विस्थापन कह सकते हैं, ठीक है। कोणीय विस्थापन कह सकते हैं। इसे डेल्टा थीटा भी कहा जा सकता है, थीटा भी हम कह सकते हैं। कोणीय विस्थापन हो गया, ठीक। अच्छा, ये कोणीय विस्थापन हो गया, तो इसका मात्रक बच्चों 2 हो सकता है। एक तो ये अंश में देखो घूम रहा है, तो अंश में घूम रहा है तो इसका मात्रक अंश भी हो सकता है, यानी कि डिग्री हो सकता है। इसका मात्रक डिग्री हो गया। या फिर हो सकता है रेडियन। इसका मात्रक क्या हो सकता है? रेडियन हो सकता है, ठीक है। रेडियन इसका मात्रक हो सकता है। तो रेडियन हो सकता है। तो 360 अंश भैया घूमेगा जब, तो इसमें हो जाएगा 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो 180 अंश घूमेगा तब कितना होगा? तब हो जाएगा पाई रेडियन, पाई रेडियन। और यदि 90 अंश घूमा तब कितना होगा? तब पाई बाई 2 रेडियन। 45 अंश घूमा तब क्या हो जाएगा भाई? पाई बाई 4 रेडियन। आधा आधा होता गया। अब मान लीजिए हम इसका तिहाई कर दिए, तिहाई माने 60 ही अंश घूमा तब, तो 60 अंश घूमेगा तो पाई बाई 3 रेडियन। इसका भी आधा कर दें, 30 अंश घूमे तब, तो पाई बाई 6 रेडियन। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि ये कोण जैसे जैसे घूमेगा बच्चों, ये जो है इसका रेडियन में माप ये आएगी। अच्छा, और ये कण कितना घूमेगा? आप सभी को पता है कि यह जो गति कर रहा है यहाँ पर, यह इसका रेखीय विस्थापन के नाम से जाना जाएगा। और एक चक्कर मारने में, कितना चक्कर बच्चों? एक चक्कर पूरा यदि मारा जाए, एक चक्कर यदि एक चक्कर पूर्ण किया जाए, तो एक चक्कर पूर्ण करने में ये जो कोणीय विस्थापन आपका आएगा थीटा, ये तो 360 अंश हो जाएगा। लेकिन यह जो आएगा रेखीय विस्थापन, ये बच्चों कितना आएगा? ये पूरी उसकी वृत्त की परिधि हो जाएगी, वृत्त की परिधि के बराबर आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि के बराबर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं कि यह जो कोणीय विस्थापन है आपका दिख रहा है, इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है? कोणीय विस्थापन का डायरेक्शन क्या हो सकता है, इसे भी हम चेक करते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं पूरा, ठीक है बच्चों। और अब जो देखते हैं कि अब हम इसका एक आपको आइडिया बता दिए कि इसमें त्रिज्य सदिश मैंने आपको बताया, और अब एक बताया कोणीय विस्थापन, ठीक है। अब देखिए बच्चों कि हम ये निकालेंगे कि कोणीय विस्थापन का डायरेक्शन क्या होगा। कोणीय विस्थापन का डायरेक्शन क्या होगा, कोणीय विस्थापन होगा कितना। तो देखते हैं, ये कण है आपका, और ये कण जो है मान लीजिए यहाँ पे था, कण P यहाँ पे था, और इससे यह यहाँ पे पहुँचा है। तो रेखीय विस्थापन यहाँ से यहाँ तक जो रेखीय विस्थापन हुआ, मान लेते हैं डेल्टा एस हो गया। रेखीय विस्थापन यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एस हो गया, P से P डैश पे पहुँच गया। और ये जो कोणीय विस्थापन हुआ बच्चों डेल्टा थीटा है, और त्रिज्य सदिश आपकी ये है आर, ठीक है। और ये आपका हो गया, यानी कि रेखीय विस्थापन जो हुआ आपका, रेखीय विस्थापन ये हो गया बच्चों डेल्टा एस, और आपका कोणीय विस्थापन हो गया, कोणीय विस्थापन ये हो गया डेल्टा थीटा, ठीक है, डेल्टा थीटा हो गया। अच्छा, और ये आपका त्रिज्य सदिश है। तो एक आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, जैसे ये आर्क बन जा रहा है, आर्क मतलब चाप बन जा रहा है, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या आपने पढ़ा होगा। तो कोण कितना है बच्चों? डेल्टा थीटा।
और चाप कितना ही आपका रह गया डेल्टा एस और बटे आर। तो यहाँ से हम कोणीय विस्थापन का एक सूत्र जनरेट करते हैं कि डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बटे आर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा बराबर एस बटे आर। ठीक है, थीटा बराबर एस बटे आर लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इस कोणीय विस्थापन की डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि कोणीय विस्थापन सदिश राशि है। जैसे रेखीय विस्थापन सदिश राशि है वैसे कोणीय विस्थापन भी सदिश राशि है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा। अब देखते हैं कि कोणीय विस्थापन की जो डायरेक्शन होगा बच्चों, इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए यह वस्तु इधर से इधर जा रही है, ठीक है, ऐसे यह कण गति कर रहा है इस प्रकार से। तो कोणीय विस्थापन का जो डायरेक्शन है उसे हम लोग राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात करते हैं। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल यानी कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करते हैं। ये होता है, जैसे ये उंगली फैला दिया, अब इसको मोड़िए ऐसे, और ये अंगूठा जो है जिधर जाएगा वही जो है इस कोणीय विस्थापन का डायरेक्शन होगा। तो अब देखो ऐसे ये आ रहा है तो किधर हो रहा है, यानी बाहर की ओर हो रहा है। देखिए, अब ऐसे आए, ऐसे ऐसे गति कर रहा है तो बाहर की ओर इसका डायरेक्शन पड़ रहा है, यानी कि यह एक एक्सिस के अलॉन्ग इसका डायरेक्शन जा रहा है। यहाँ पे देखिए, हमेशा जब भी गति होगी ऐसे, यानी कि अब इधर गति हुई, चाहे जितनी गति हो, इसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। यदि बच्चों इसका डायरेक्शन हम उलट दें तब, मान लीजिए इसका डायरेक्शन हमने ऐसे कर दिया, यदि कण ऐसे ऐसे मूव करे तब, अब देखो बच्चों डायरेक्शन किधर हो जाएगा इसका, अंदर की ओर। ये देखिए, अब यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा है, तो ऐसे जब मूव कर रहा है बच्चों तो ये अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, तो यहाँ पर डायरेक्शन इसका अंदर की ओर होगा। मतलब कि कोणीय विस्थापन का डायरेक्शन यहाँ केंद्र पर होगा, वो भी चाहे बाहर की ओर होगा चाहे अंदर की ओर होगा। तो आशा है डायरेक्शन आप लोग समझ गए होंगे कि कोणीय विस्थापन का किधर डायरेक्शन होगा। ये बात सबके समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बातों को बता देते हैं आपको। जैसे परिभाषा आपकी एक होती है, ये होता है कि भाई एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि जब एक समान जो है यहाँ पर चाल जो है एक समान रहे। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पहले मतलब समझ लो, ठीक है। तो एक समान वृत्तीय गति का मतलब है कि जब कोई कण या वस्तु किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर अचर चाल से चलती है। किस चाल से चलती है बच्चों? अचर चाल से चलती है। मतलब चाल उसका नहीं बदलेगा, स्पीड नहीं बदलेगी, ठीक है, परंतु वेग प्रत्येक बिंदु पर बदल जाएगा। देखो स्पीड नहीं बदलेगी लेकिन वेग उसका प्रत्येक बिंदु पर बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है बच्चों ये आपकी अदिश राशि है, ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। और जबकि जो वेलोसिटी है बच्चों ये है सदिश राशि, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दिशा पे निर्भर करेगी। तो यहाँ से वस्तु यहाँ चली तो इसका परिमाण तो वही होगा, यहाँ पे चली परिमाण वही होगा, यहाँ पे है परिमाण वही होगा, यहाँ पे गई परिमाण वही है बच्चों, परिमाण वही है, लेकिन वेग इसका प्रत्येक बिंदु पर बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इसका डायरेक्शन देखिए ऊपर की ओर है, यहाँ डायरेक्शन इसका इधर की ओर है, यहाँ देखो नीचे की ओर है, यहाँ देखो आगे की ओर है। तो प्रत्येक बिंदु पर इसका दिशा बदल जा रहा है, इसलिए वेग का मान प्रत्येक बिंदु पे बदल जाता है। इसीलिए तो इसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा तो एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। फिर इसमें कोणीय विस्थापन है ही, तो उसमें जब दर आएगी तो कोणीय वेग भी उत्पन्न हो जाएगा। बहुत रोचक कथा है बच्चों इसकी, इसको खूब ध्यान पूर्वक आप लोग सीखेंगे तब इसके सवालों को जान पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कोणीय वेग में बड़ा लोचा है। इसके प्रश्नों में यह मान करके कि मान लीजिए जब वृत्तीय गति एक समान होगी तभी तो आप फार्मूला लगा पाइएगा। मान लीजिए असमान वृत्तीय गति हो गई तब क्या होगा?
तो ऐसे कंडीशन में हम लोग फिलहाल जो परिभाषा है एक समान वृत्तीय गति का आप लोग समझ गए होंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं किसे कहते हैं। जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर अचर चाल से चलता है, तब कण का चाल तो प्रत्येक बिंदु पर नियत होता है, परंतु दिशा बदल जाने के कारण कण का वेग प्रत्येक बिंदु पर बदलता जाता है। ऐसी गति को हम लोग बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ऐसे गति में आपने देख लिया कि जो यहाँ पर परिधि पर होगा इसको बोलेंगे हम लोग रेखीय विस्थापन, यहाँ लिखा भी हूँ, और इसको बोलेंगे बच्चों कोणीय विस्थापन। और आपने सीख लिया कि रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में ये आपका रिलेशन हो गया, संबंध हो गया। और आपने ये भी सीख लिया कि कोणीय विस्थापन जो है ये एक सदिश राशि है जिसका डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। अब आगे हम लोग सीखते हैं कि इसमें कोणीय वेग क्या हो। तो अब इसके बाद जो है आपने कोणीय विस्थापन भी सीख लिया। कोणीय विस्थापन की परिभाषा देना हो बच्चों तो क्या परिभाषा निकालोगे? जब कोई कण वृत्त की परिधि पर अचर चाल से चलता है, तब उसकी त्रिज्य सदिश, ये जो है ना त्रिज्य सदिश रेडियल वेक्टर, जितने कोण घूमता है बच्चों, जितना कोण घूमता है वही उसका कोणीय विस्थापन कहलाता है। तो ये तो कोणीय विस्थापन परिभाषा हो गई। सूत्र हो गया बच्चों कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बटे आर। मात्रक भी आपने देख लिया। मात्रक इसका क्या हो गया था? इसका मात्रक बच्चों आपको मैंने बता दिया कि इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन, रेडियन हो जाएगा। विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इसका? तो डायमेंशनल चूंकि रेडियन यह एक विमाहीन राशि है तो m0 L0 T0, इसका मतलब विमीय सूत्र नहीं होगा। ठीक है। और इसका राशि देख लीजिए। तो राशि तो आप जान ही गए बच्चों, यह कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो ये इतनी सारी जानकारी आपको कोणीय विस्थापन के लिए हो गई। अब चलिए हम चलते हैं कोणीय वेग का पता लगाते हैं कि कोणीय वेग किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो जैसे रेखीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को हम लोग रेखीय वेग कहते हैं, ऐसे ही वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को कोणीय वेग कहते हैं। यानी कि कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी हो गया। ठीक है। ये हो गया कोणीय विस्थापन और ये हो गया आपका समयांतराल कि जितने समयांतराल में वह होगा तो इससे हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? यानी कि कोणीय वृत्तीय गति में परिभाषा लिखोगे बच्चों तो वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को कोणीय वेग कहते हैं। अब इसका मात्रक बता दीजिए। तो मात्रक बताइए क्या होगा? तो देख लो मात्रक क्या हो जाएगा, ऊपर रेडियन नीचे सेकेंड। तो इसका मात्रक बना बच्चों रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, रेडियन प्रति सेकेंड हो गया। विमीय सूत्र बताओ। विमीय सूत्र क्या बताओगे? विमीय सूत्र इसका हो जाएगा बच्चों, रेडियन का तो कोई बीमा होता नहीं है, सेकेंड का हो जाएगा टी पे -1, तो m0 L0 टी पे -1, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। अब इसका राशि लगे हाथ निकाल दीजिए। इसका राशि भी पढ़ लीजिए क्या होगा? ये सदिश राशि। क्या होगा? सदिश राशि। कैसे निकालेंगे इसकी दिशा? तो फिर वही बच्चों राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से इसका हम लोग दिशा निकाल लेंगे। जैसे कोणीय विस्थापन का दिशा निकाले थे तो ऐसे ही जो है हम लोग कोणीय वेग की भी दिशा निकाल लेंगे दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ऐसे वही है कि मान लीजिए कण है इधर की ओर जा रहा है, यदि कण की गति इधर है तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की ओर।
यदि कण की गति इधर हो गई, इधर है तो इधर है बच्चों, तो ओमेगा का डायरेक्शन भी अक्ष के अनुदिश यानी केंद्र पर जो एक अक्ष बनेगा उसके अनुदिश अंदर की ओर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग कोणीय वेग और रेखीय वेग में कुछ संबंध को पढ़ेंगे, लेकिन उन संबंधों को पढ़ने से पहले हम लोग ओमेगा को कायदे से इसको परिभाषित करते हैं। एक सवाल इसको देते हैं, देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको हम मिटा देते हैं। समझ में आ रहा है सबके? तो धीरे धीरे समझेंगे, फिर आगे की कहानी जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे समझ में आ जाएगी। अभी हम देखिए आगे आपको अब ये बताने वाले हैं कि ये जो वृत्तीय गति हो रही है इसमें आपका रेखीय विस्थापन भी हो रहा है, कोणीय विस्थापन भी हो रहा है। ठीक, रेखीय वेग भी उत्पन्न होगा, कोणीय वेग भी उत्पन्न होगा। तो हम लोग क्या निकालते हैं ना बच्चों, जैसे औसत वेग निकालते हैं। औसत वेग जैसे पहले निकालते थे हम लोग v, मान लीजिए एवरेज हमको निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते थे, डेल्टा एस बटे डेल्टा टी से। वैसे ही यहाँ पर हमको यदि निकालना होगा औसत कोणीय वेग, ये ध्यान दीजिएगा, औसत कोणीय वेग यदि आपसे पूछा जाए यानी कि ओमेगा एवरेज पूछा जाए, तब हमारा निकल जाएगा डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी से। ठीक है, और एक बच्चों पढ़े थे आप लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़े थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा था, जबकि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाता है, यानी कि समयांतराल बहुत सूक्ष्म हो, तो यानी ज्यों कहें त्यों आप बताइए, तो उसको बोलते हैं कि समयांतराल बिल्कुल 0 हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग तत्कालिक वेग निकालते हैं। क्या निकालते हैं फिर? तत्कालिक वेग निकालते हैं, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0 यदि हो जाता है तब हम लोग कौन सा वेग निकालते हैं? तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग। ठीक है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, तो वह क्या हो जाता है? ds बटे dt, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म चाहिए विस्थापन, तो ds बटे dt हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ds बटे dt। ऐसे ही यहाँ पर यदि हम निकालेंगे तात्क्षणिक कोणीय वेग, तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस हो जाएगा बच्चों डी थीटा अपॉन dt। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हल करते हैं, अभी आपके समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमको दे दिया जाए यदि थीटा बराबर 2t स्क्वायर प्लस 2, तब हमको निकालना है कोणीय वेग, तब 2 सेकेंड में कोणीय वेग तथा 2 सेकेंड पर कोणीय वेग ज्ञात करो। कोणीय वेग ज्ञात करो। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया कि आपको यदि है ऐसा तो आपको बताना है कि मतलब इफ थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2, देन आपको क्या करना है? फाइंड ओमेगा इन 2 सेकेंड एंड एट 2 सेकेंड। मतलब कि आपको 2 सेकेंड में बताना है, यानी समय है पूरा 0 से 2 सेकेंड में बताइए, और एक है 2 सेकेंड पर बताइए, एकदम डायरेक्ट 2 सेकेंड में बताइए। तो अब देखो बच्चों इसको कैसे लगाओगे, यानी पहली बार में हमसे पूछ रहा है ये ओमेगा एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, तो ओमेगा एवरेज आपको निकालना है, तो कैसे निकलेगा? डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी से निकलेगा। डेल्टा थीटा कैसे निकलेगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1 बटे डेल्टा टी का मान 0 से 2 सेकेंड हो गया, तो 0 से 2 सेकेंड यानी 2 सेकेंड लिख देंगे। थीटा टू आप देख लीजिए, यहाँ निकाल लेंगे थीटा 2 का मान, यानी कि 0 पे पहले निकाल लीजिए तो थीटा 1 हो जाएगा, और 2 रख के निकालेंगे तो थीटा 2 हो जाएगा। तो देखो थीटा 2 कितना हो जाएगा बच्चों? थीटा 2 आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 गुणे यहाँ है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दो और प्लस 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 2
10 हो गया। और θ1 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 करोगे तो 0 करोगे तो यहाँ पे 2 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये 2 ही आ गया। तो 10 माइनस 2 अपान 2, तो 10 में से 2 गया, कितना हुआ, हाँ 8, 8 में 2 से भाग दिया तो कितना आ गया, 4, यानी कि 4 रेडियन प्रति सेकेंड, 4 रेडियन प्रति सेकेंड ये इसका मान आ गया जब हमने इसका 0 से 2 सेकेंड में निकाला तब। अब हम निकालते हैं 2 सेकेंड पर, यानी कि हमको W इंस्टेंटेनियस पूछ रहा ओमेगा। ओमेगा इंस्टेंटेनियस कैसे निकलेगा बच्चों, डी थीटा बटे डी टी से। अब आप इसका अवकलन कर दीजिए, डी थीटा बटे डी टी अवकलन करोगे तो 2 दूनी 4t हो जाएगा, 4t प्लस 0 हो जाता है, तो आप यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो 4 इंटू 2 प्लस 0 मतलब 8 रेडियन प्रति सेकेंड। तो आपने देखा बच्चों, हम जो है ओमेगा एवरेज भी निकाल सकते हैं और ओमेगा हम लोग इंस्टेंटेनियस भी निकाल सकते हैं, और दोनों के निकालने में ये डिफरेंस आता है। तो आप नोट कर लें, ऐसे ऐसे सवाल, ये सब अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे अभी आगे भी। अभी हम लोग आगे जो है अब रिलेशन ज्ञात करने चल रहे हैं। इसको मिटा दूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब आगे हम लोग कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध जानेंगे कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है। तो अब v बराबर हो गया ds बटे dt, v बराबर हो गया ds बटे dt, तो ds बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यदि हम इसका समाकलन कर देंगे तो ds बराबर हो जाएगा v dt, और यदि हम इसका इंटीग्रल कर दें ds v dt तो ये हो जाएगा s बराबर इंटीग्रेशन v dt। ऐसा यहाँ रिलेशन मिल जाएगा आपको, एक रिलेशन यहाँ मिल जाएगा। ऐसे ही यदि हम ओमेगा निकाल लें, कोणीय वेग निकालें, ये आपका रेखीय वेग हो गया, कोणीय वेग निकालें तो क्या लिखेंगे, डी थीटा बटे डी टी लिखेंगे, डी थीटा बटे क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे, तो डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा डी टी। इसको आप क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ भी एक रिलेशन आ जाएगा आपके समझ में, इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी। ठीक है बच्चों, ये इंटीग्रेशन आ जाएंगे। अब इसकी सहायता से भी हम लोग इनके बीच में रिलेशन बना सकेंगे। अब मान लीजिए कि जब भी कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो अभी अभी आपने पढ़ा कि उसका कोणीय विस्थापन जो है, यानी वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर आपने पढ़ा डेल्टा यस बटे आर। ठीक है, अब बच्चों डेल्टा टी से दोनों तरफ यदि हम भाग दे दें तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 बटे आर डेल्टा यस अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी को क्या बोलोगे, ओमेगा बोलोगे, 1 बटे आर, और डेल्टा यस बटे डेल्टा टी क्या औसत वेग है तो इसको v बोल देंगे। इसका मतलब v बराबर आर ओमेगा नाम का एक रिलेशन हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। v बराबर आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा। लेकिन यह ध्यान दीजिए कि जब एक समान वृत्तीय गति होगी तभी ये फार्मूला लगेगा v बराबर आर ओमेगा। केवल यह वृत्तीय गति में ही लगेगा। यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति नहीं की तो क्या वहां भी हम v बराबर आर ओमेगा से सवाल को लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे बच्चों। जैसे मान लीजिए कि हमारी मुंडी है, हमारी मुंडी जो है ऐसे, अब हम मुंडी को ऐसे किए फिर ऐसे कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से वृत्तीय गति करने का प्रयास तो कर रहा है। लेकिन क्या इसमें भी हमारा ये फार्मूला लगेगा v बराबर आर ओमेगा। कोई वस्तु यहाँ से अप हो रही है, डाउन हो रही है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हर स्थिति में v बराबर आर ओमेगा लगेगा। तो हम इसको चेक करेंगे कि v बराबर आर ओमेगा कब लगेगा। तो इसको बच्चों बहुत ध्यान से समझना होगा कि v बराबर आर ओमेगा हम कहाँ लगाएंगे, कब लगाएंगे। तो इसको पहले मैं मिटा दूं, फिर आगे की ओर देखते हैं। बहुत शानदार चीज सीखने जा रहे हो बच्चों,
जेई नीट का क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसेगा, ये जान लो। और इसको यदि सीख गए तो समझ लो बहुत अच्छी बात, आज सीख गए। वीडियो थोड़ी जरूर आप लोगों की लंबी हो रही है, लेकिन अब क्या करें, सवाल है इसमें। अब जैसे मान लीजिए, अब बहुत ध्यान से समझिएगा हम क्या बताने जा रहे हैं। ये जो है, जब कोई कण जो है आपका सर्कुलर मोशन करता है, तो आपने जो रिलेशन पढ़ा है अभी अभी V बराबर R ओमेगा, ठीक है, वास्तव में ये रिलेशन जो है ये होगा ओमेगा इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर अपान R। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत वेग लेना है बच्चों, लंबवत वेग, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात है, लंबवत लेना है। अब देखो, अब चूंकि वृत्तीय गति में क्या है, हर बिंदु पर वेग अपने आप पर लंबवत होता है, इसीलिए V बराबर R ओमेगा का खेल खेल जाते हो तुम, और बड़े आराम से इस खेल में पारंगत भी हो जाते हो। यहाँ पे प्रत्येक बिंदु पे देखो यह V है, V, तो ये आपका जो R है, R यानी कि जो आपकी त्रिज्या बन रही है, इसके हमेशा हर बिंदु पे लंबवत होता है 90 अंश। यहाँ गया तो यहाँ भी देखो लंबवत तो है, कहीं जाएगा तो बच्चों ये लंबवत होता है, परपेंडिकुलर अपने आप हो जाता है, इसलिए आपका V बराबर R ओमेगा लग जाता है। लेकिन वो केवल वृत्तीय गति में लगेगा, लेकिन अन्य जगह लगाने के लिए ओमेगा इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर। यदि यह कण इधर उधर कहीं जाता तो हमको वही घटक लेना है जो लंबवत घटक है। और घटक के लिए पीछे तुमको बता चुके हैं हम कि किसी भी वेक्टर के दो घटक होते हैं, एक अगल में एक बगल में, दोनों के बीच कोण 90 अंश होता है, एक cos थीटा होता है और एक sin थीटा होता है। और उसी के साथ ये भी मैंने बताया था कि एक ट्रायंगल बनता है 37 अंश वाला ट्रायंगल, इसे जरूर याद रखो बच्चों। 37 अंश वाला ट्रायंगल क्या है, 37 अंश वाला ट्रायंगल त्रिकोण, ठीक है। ट्रायंगल क्या होता है ये समझ लीजिए कि 37 अंश का मतलब ये होता है बच्चों, ये देखो, ये जो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो ना, 3 4 5 वाला रिलेशन, 3 4 5 वाला, तो जान जाओ कि ये एंगल 37 अंश होता है। इसके सामने की भुजा 3 होती है सबसे छोटी, और ये एंगल तुम्हारा 53 अंश का होता है, ठीक, और ये कोण 90 अंश होता ही है। तो जब भी 37 अंश वाला ट्रायंगल तुम्हारे दिमाग में आए तो तुरंत समझ लेना कि ये 37 अंश माने 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। तो चलो हम एक क्वेश्चन देते हैं, देखो उसमें कैसे इस सवाल को हम पार्टिसिपेट करा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, 37 अंश वाला ट्रायंगल याद रखना। चलो क्वेश्चन लेते हैं। अब ये चीज याद रहेगा, ओमेगा क्या हो गया, V परपेंडिकुलर बाई R। ओमेगा बराबर क्या समझे, V कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर और अपान R। मेरे पास कोई, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको देता हूं, यहाँ पर कोई कण है जो इस बिंदु से 4 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पे कोई कण है और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर है 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 10 मीटर प्रति सेकेंड है। बिंदु ए पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकेंड है। ये बिंदु ओ से यहाँ पर दूरी इसकी 4 है। अब मान लीजिए कि यह गति कर रहा 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करता हुआ यह आगे की ओर निकल रहा है। हमें बताना है कि जब यह ऊर्ध्वाधर से 37 अंश का कोण बनाएगा बच्चों, तब इसका कोणीय वेग बताना है। यानी कि ये बिंदु बी है, यहाँ पे मान लीजिए ये ऊर्ध्वाधर से 37 अंश का कोण घूम गया बच्चों। ऊर्ध्वाधर से कितने अंश का कोण घूम गया, 37 अंश का कोण घूम गया। और यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी वही होगी 10 मीटर प्रति सेकेंड। आपको बताना है बच्चों ओमेगा एट पॉइंट ए एंड ओमेगा एट पॉइंट बी। यानी कि आपको बिंदु बी पर कोणीय वेग बताना है और बिंदु ए पर कोणीय वेग बताना है। तो अब देखो, अब हर जगह का वो फार्मूला ये काम करेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाई आर। अब यहाँ पे देख लो बिंदु ए पर बहुत आसानी से बच्चों तुम लगा दोगे। बिंदु ए पर देखो कोणीय वेग तुम्हें निकालना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाई आर। तो कितना है, v का मान देख लो, ये परपेंडिकुलर ही है तो इसके लंबवत है, 10 मीटर प्रति सेकेंड है और इसकी डिस्टेंस 4 है। तो 10 बटे 4, तो ये तो बड़े आराम से आ गया, 4 दूनी 8, 4 पचे 20,
4 रेडियन प्रति सेकंड, 2.5 रेडियन प्रति सेकंड आ गया। ये तो लग गया, लेकिन यहाँ आसान नहीं बच्चों, यहाँ के लिए तुम्हें अब ये दिमाग लगाना पड़ेगा। बिंदु बी की पहले डिस्टेंस देखोगे, ओ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो तुम समझ गए 37 अंश वाला ट्रायंगल है। ओहो 37 अंश वाला ट्रायंगल है, तब तो तुम्हें मजा आ गया भाई, 37 अंश वाला ट्रायंगल है, ये रहा 37 अंश का ट्रायंगल। इसके सामने का कोण, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं, इसको 5 बोलते हैं। तो पक्का है कि ये 4 तो दे ही दिया है, तो कोण के सामने वाला ये 3 हो जाएगा बच्चों, ये 3 हो जाएगा, और ये भुजा कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक, ये आपको समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता चल गया, आर पता चल गया तुम्हें यहाँ से यहाँ तक, लेकिन क्या V/R लगा दें? बोलो बोलो बच्चों, बोल दो बोल दो बोल दो। बिंदु बी पर ओमेगा इज इक्वल टू 9 V परपेंडिकुलर बाई आर चाहिए, V परपेंडिकुलर बाई आर। तो भाई ये तो 5 है, अब इसका परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए? तो अब देखो परपेंडिकुलर कैसे निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा? तो परपेंडिकुलर निकालना है तो बाप रे बाप करने की जरूरत नहीं है, 37 अंश है तो ये भी 37 अंश हो ही जाएगा, ठीक है कि नहीं, 37 अंश से भी हो ही जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जब वो भी 37 अंश हो गया, तो आप जानते हैं V के 2 घटक बना सकेंगे कि नहीं बना सकेंगे? बोलो, V के 2 घटक आप बना लेंगे तो कितना कितना हो जाएगा? वो सॉरी 30 से, देखो गलत हो गया बच्चों, 37 है तो ये कितना होगा, ये 53 अंश होगा, 53 अंश होगा ना। हाँ ये है 37, तो ये कितना हो जाएगा 53 अंश, और ये 90। अच्छा, तो ये शीर्षाभिमुख कोण बन गया, तो ये भी 53 अंश हो गया, ये भी कितना हो गया 53 अंश हो गया। अब यहाँ से यदि हम लोग इस पर एक ऐसे देखिए, यहाँ से हम इसको लंबवत बनाए, एक घटक यहाँ लंबवत बनाते हैं ऐसे, ये हो गया लंबवत, और एक घटक इधर बनाते हैं, ये हो गया लंबवत, ठीक है, ऐसे 2 कोण हो गए लंबवत। अब यहाँ पे यह कोण 53 अंश है, तो ये भी पक्का कितना हो जाएगा, 37 अंश हो गया कि नहीं हो गया? देखो हो गया ना, पूरा 90 होना चाहिए, तो 53 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 37। या इसी से कर सकते थे, एक ही बात थी, किसी से कर लेते, चलो अच्छा 37 से ही कर लेते हैं। तो 2 घटक बनाओगे बच्चों, तो इस घटक का नाम क्या हो गया, V cos 37 अंश। बोलो, इस घटक का नाम V cos 30, और इस घटक का मान क्या हो गया, V sin 37 अंश। तुम्हें बताया गया था कि जब भी कोई वेक्टर होता है तो उसके 2 घटक बनते हैं, ठीक है। तो 2 घटक बन गए, तो 2 घटक में आपने एक घटक बना लिया यहाँ पे V cos 37 अंश, और ये हो गया V sin 37 अंश, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा लेंगे, ये दूरी है 5, अब इसके लंबवत वाला डिस्टेंस तुम्हें लेना है, यानी कि ये वाला वेलोसिटी मुझे लेनी है दूरी के लंबवत। तो ओमेगा बराबर लिखाएगा V cos 37 अंश अपॉन R की जगह रख दोगे 5, ठीक है। अब जाके मामला सॉल्व होगा, यानी 10 इंटू cos 37 अंश का मान देख लो, cos 37 अंश का मान कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ से ऐसे ना, ये है कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये आधार हो गया, तो आधार बटे कर्ण है, आधार यानी बेस अपॉन ये आपका कर्ण हो गया, तो कितना हो गया 4/5, तो 4/5 रख देना, और नीचे 1/5 है, ये है 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8/5 रेडियन प्रति सेकंड। इस प्रकार से बच्चों सवाल को लगाएंगे तो समझ में आ गया है, देख लो सबके समझ में आ गया है। यानी V परपेंडिकुलर चाहिए हमें, V परपेंडिकुलर चाहिए। इसे मिटा देते हैं, फिर देखिए हम दूसरा सवाल भी आपको बताते हैं। मान लीजिए अभी बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, बस जल्दी जल्दी मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग कहीं जाए ना, घबराएं ना। मान लीजिए कि बिंदु यहाँ पर है, वो यहाँ से चला और ये पहुँच जा रहा है 3 मीटर पे, ये यहाँ पे बिंदु A है, ठीक है। यहाँ पे उसकी जो चाल है इधर की ओर है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और ये एंगल यहाँ से बन रहा 37 अंश का। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बिंदु A पर बताइए, कोणीय वेग बताइए बिंदु A पर। बिंदु A पर
कोणीय वेग बताओ बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी बताइए। तो ओमेगा कैसे लगाओगे, v परपेंडिकुलर बाई आर। कैसे लगाएंगे, v परपेंडिकुलर बाई आर। तो अब देखो ये तो 10 मीटर इधर भाग रहा है तेजी से, तो क्या हुआ, ये 37 अंश है ना बच्चों, तो यहाँ पे बनेगा 10 cos 37 अंश, और यहाँ क्या बन जाएगा 10 sin 37 अंश बन जाएगा। तो फिर v परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे कौन सा मान रखेंगे, 10 sin 37 अंश वाला रखिएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला हमको वेलोसिटी चाहिए। और अपान हो जाएगा, ये जो है आपका दूरी तो 3 है तो 3 हो जाएगा, और बाकी 37 अंश का कमाल, 37 अंश ट्रायंगल का कमाल, तो 37 अंश बच्चों, इसके ठीक सामने 3 4 5, तो आप देख लीजिए इसको 10 sin 37 अंश मतलब कि ये बटे ये, तो 3/5 अपान 3, 5 दूनी 10 सब कट मर गए, 2 आ गया क्या भाई, 2 रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से अच्छे अच्छे सवाल बच्चों आप लोग लगा सकते हैं। और भी चलिए एक सवाल और मार देता हूँ यहीं पे लगे हाथ, एक सवाल और ये है कि मान लीजिए ये बिंदु O है और यहाँ से कण खुदा पहले से ये झुका हो, ठीक है, और ये दूरी हम मान लेते हैं कि मान लीजिए 4 मीटर की दूरी है, और ये 53 अंश पे है, ठीक है, 53 अंश पे है, और इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं बच्चों कि ये 5 मीटर प्रति सेकेंड से इसकी वेलोसिटी है, ये है मान लीजिए इधर है 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से इधर जा रहा है, ठीक है। तो फिर हमें कैसा चाहिए, क्या इससे काम चल जाएगा, नहीं, हमें इसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी चाहिए। तो परपेंडिकुलर वाली कैसे निकाला जाए, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, ऐसे बढ़ा लिया सीधे आगे, तो बढ़ा लोगे सीधे आगे तो एक भुजा ऐसे मारोगे, ऐसे टनाटन ऐसे मारोगे तो ये सामने सामने भुजा होगी, तिरछी रेखा काटे तो 53 अंश होगा, तो ये कितना अंश हो जाएगा 37 अंश हो जाएगा, क्यों बच्चों 37 अंश हो जाएगा। तो ये 5 है तो इस घटक का मान कितना हो जाएगा 5 cos 37 अंश होगा, और फिर ये घटक जो बनेगा यहाँ से लंबवत, इसका मान कितना हो जाएगा 5 sin 37 अंश। यदि घटक की जानकारी नहीं हो पा रही तो इसके लिए मेरा जो पीछे का वीडियो है जिसमें मैंने वेक्टर के घटक बताए हैं उसको आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है, वेक्टर बाय इंजीनियर वीके सर, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखो बच्चों बहुत आसानी से तुम निकाल सकते हो, देखो ओमेगा कितना हो जाएगा, मान लीजिए बिंदु बी पे आपको निकालना है, तो बिंदु बी पर ओमेगा का मान क्या होगा, v परपेंडिकुलर बाई आर होगा बच्चों। तो यहाँ पे v का मान तो 5 मीटर पर सेकेंड था, लेकिन इधर भाग रहा था तो हमने इधर कर दिया, तो ये हो गया 5 sin 37 अंश अपान आर, आर की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है, 5 sin 37 अंश बाई 4। अब 37 तो ये भी तुम्हें कमाल का ट्रायंगल, तो 37 अंश बराबर 3/5 अब बाई 4, 5 कट गया क्या जी, 3/4 रेडियन प्रति सेकेंड। तो ये बच्चों सिद्ध हुआ कि v परपेंडिकुलर बाई आर लिखेंगे तब जाके हम इसके सारे सवालों को हल कर पाएंगे। अब आगे थोड़ा समय कम है इसमें, इसलिए आगे मैं अभी मिक्स करूंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा था, तो प्रोजेक्टाइल मोशन से हम इसके सवाल को मिक्स करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक सवाल लेते हैं और उसको हम इसके साथ मिक्स करते हैं बच्चों, ठीक है। ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर बाई आर, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास ये एक आप क्वेश्चन मान लीजिए कि ये है कोई वस्तु है, इसे हमने यहाँ से फेंका, बिंदु ए से फेंक दिए, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई यहाँ पे बिंदु बी पे पहुँच गई बच्चों, बिंदु बी पे पहुँच चुकी है। और मान लीजिए ये जो है दूरी यहाँ तक की क्या कहलाती है, परास कहलाती है, रेंज हो गया जिसको आप परास बोलते हैं। मान लीजिए इसको हमने 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका, 30 अंश के कोण से फेंका, ठीक। तो आपको बताना है बिंदु बी पर कोणीय वेग, क्या बताना है, बिंदु बी पर कोणीय वेग बताना है बच्चों, ठीक है। तो आपको तो पता ही है कि भाई जो ये दूरी है ना यार, इसके परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी चाहिए, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी चाहिए, तो इसको आगे बढ़ाइए, और ये जो वेलोसिटी गई है तो जितने वेग से फेंका गया था उतने वेग से जाएगा, उतने कोण पर ये फिर नीचे की ओर जाएगा। ये चला गया भैया, कितना गया 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गया, कितने फेंके थे 30 अंश पे,
तो ये भी कोण कितना अंश होता है, 30 अंश। ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको बताया जा चुका है, ठीक है। आप पीछे का प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए भाई इंजीनियर बीके सर। और आप जो है यहाँ पे इसके देखिए 2 घटक बना लीजिए। यहाँ पे एक घटक ये बन जाएगा 10 cos 30 अंश। ये भी बताए थे जिस घटक के पास थीटा कोण होता है उसको सदैव कास लिखते हैं, यानी ये भी कंफ्यूजन दूर है। वहां पे सब बताया गया है कि आपको जो घटक का पास थीटा कोण होता है उसको आंख मूंद के कास लिख दो, तो दूसरा अपने आप साइन होगा। दुइया घटक बनते हैं भैया, एक तो साइन होता है, एक तो कास होता है। तो ये 10 sin 30 अंश हो गया। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है r है, तो पहले r तो निकाल लिया जाए। भैया r कैसे निकलता है, आप लोग पढ़े होंगे क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का सूत्र क्या था भाई, r बराबर था u² sin 2 थीटा बाई जी। u² sin 2 थीटा बाई जी। तो u का मान देख लो 10 10 है, तो 10 का गुणे 10 हो जाएगा, गुणे साइन देख लो 2 थीटा, तो ये थीटा 30 अंश है, तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा का मतलब हो जाएगा 60 अंश, और अपान हो जाएगा जी का मान 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 10 कट गया, तो ये कितना आ गया 10 इंटू साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2, तो 2 5 10, ये 5√3 मीटर आ गया। ये आपका परास आ गया, ठीक है। अब लेकिन हमको ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा कैसे निकलेगा बच्चों, ओमेगा जो निकलेगा यानी कोणीय वेग आपको चाहिए था ना, तो कोणीय वेग कैसे निकलेगा, कोणीय वेग निकलेगा v परपेंडिकुलर बाई r। तो v परपेंडिकुलर ये रहा, ये ना देखो ये दूरी r है और इसके परपेंडिकुलर 10 sin 30 अंश अपान ये है r, ये बड़का r है तो मान लो बड़का r लिख दो, बड़का r लिख दो। r का मान कितना आ गया, क्या आ गया 5√3 आ गया है। तो 10 इंटू साइन 30 का मान 1/2, 5√3 7√3, तो फिर देख लो जो आ जाए, 5 दूनी 10 कट गया, 2 2 भी कट जाएगा, क्या भाई 1/√3 हल कर लेंगे, यही आपका रेडियन प्रति सेकेंड जो भी होगा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नोट करें। इस पूरे चैप्टर में बच्चों इस प्रकार से आप सवालों को लगा लिए, और आपने अभी इसका सिर्फ एक हेडिंग अभी पढ़ा, तो इसमें क्या पता चल गया फाइनली जो हम लोगों ने पढ़ा। एक तो ये पढ़ लिया कि जो ओमेगा बराबर v/r है, क्या ये सदैव सही होगा, इसको नोट कर लीजिए। नोट, क्या ओमेगा बराबर v/r सदैव सत्य होगा, या v बराबर r ओमेगा, ये केवल कहाँ सत्य होगा, ये केवल सर्कुलर मोशन में ही सत्य होगा, सर्कुलर मोशन में ही केवल कहे तभी ये सत्य होगा, ठीक है। वरना आप क्या लगाएंगे, ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर बाई r, ये आपका सदैव सही होगा। और बेहतरीन इसको लगाया जाए तो v = ओमेगा क्रॉस r, ये 100% फार्मूला ये सही माना जाएगा। v = वेक्टर ओमेगा वेक्टर इंटू क्रॉस r, ठीक, ये हमेशा के लिए सही है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से, और ये केवल किस में सही है, ये केवल सर्कुलर मोशन में ही सही होगा बच्चों, ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू क्या क्या हो गई, तो ओमेगा की वैल्यू देखिए हम लोग जान गए, ओमेगा बराबर, ये 2 प्रकार का ओमेगा हमने पढ़ा, एक एवरेज ओमेगा पढ़ा, तो ये क्या आता है डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी आता है। फिर ओमेगा हमने इंस्टेंटेनियस पढ़ा, तो ये कितना आता है डी थीटा बटे डी टी आता है। अच्छा, ओमेगा की एक वैल्यू और होगी, ओमेगा = 2πn, जहाँ n आवृत्ति होती है, n क्या है फ्रीक्वेंसी है, कहीं कहीं लोग इसे f से प्रदर्शित करते हैं तो 2πf हो जाता है। n यदि हम आवृत्ति को n से प्रदर्शित करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर 2πn, और n इसकी आवृत्ति हो गई बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब आगे की इसकी क्या कहानी है, ओमेगा बराबर 2πn हो गया। अच्छा, ये भी जानते हैं आप लोग कि आवृत्ति जो होता है ये टाइम पीरियड यानी 1/t आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। तो आवृत्ति चूंकि n बराबर होती है 1/t, तो ओमेगा की वैल्यू 2π/t भी रखी जाती है। अब याद रहे कि n हमेशा क्या होता है, n होता हमेशा चक्कर प्रति सेकेंड में, या हर्ट्ज जो इसका मात्रक होता है,
लेकिन हमेशा n की वैल्यू, अभी आगे जब सवाल लगाएंगे तब खटाखट इसका काम लगेगा। n जो भी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, चक्कर प्रति सेकंड में निकालेंगे बच्चों, चक्कर प्रति सेकंड याद रखना, इसमें चक्कर प्रति सेकंड से निकालेंगे तब निकलेगा। और आपने क्या पढ़ा, और आपने पढ़ा थीटा बराबर यस बटे आर आपने पढ़ लिया, ठीक है, या यस बराबर आपने पढ़ लिया आर थीटा, या डेल्टा थीटा बराबर आपने पढ़ा डेल्टा यस बटे आर। तो ये सब सारे सूत्रों को आज हम लोगों ने पढ़ा, और अब आगे की ओर जो है हम लोग फिर आगे हम लोग त्वरण पढ़ेंगे, तो आप बने रहिए।